हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी आरबीएससी। डियर स्टूडेंट, 6th चैप्टर उषा कविता के क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उषा कविता में है सूर्य उदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द या सवेरे की लालिमा का वर्णन। इसका आंसर होगा सवेरे की लालिमा का वर्णन। ठीक है, जादू टूटता है उषा का। यह जादू का अर्थ है, जादू का अर्थ है आकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है, भोर का आकाश किसके समान नीला था। क्या बताया गया था? भोर का आकाश शंख के समान नीला दिखाई देता था। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? देखिए, भोर के समय नभ में कुछ धुंधलापन, भोर के समय आकाश में कुछ धुंधलापन तथा हल्का प्रकाश मिलने से, ठीक है, वो रंग ऐसा लगता है, राख जैसा रंग उभरने लगता है। कुछ नमी रहने के कारण कवि ने ऐसा कहा कि नभ को राख से लिपा हुआ चौका, अर्थात सुबह का जो समय होता है, ठीक है, सुबह का समय, भोर के समय नभ में कुछ धुंधलापन व कुछ हल्का प्रकाश मिलने पर राख जैसा रंग उभरने लगता है और हल्की हल्की नमी भी होती है। इसलिए कवि ने कहा राख से लिपा हुआ चौका। ओके, नेक्स्ट है, उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य? लास्ट की लाइन आई थी ना, जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। अब उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? देखिए, उषा काल में जो प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष आकर्षण होता है वह सूर्य उदय के बाद समाप्त हो जाता है। जादू टूटने का तात्पर्य है कि उषा काल में सूर्य उदय होने से पहले प्रकृति का जो सौंदर्य है वो विशेष आकर्षक होता है और सूर्य उदय होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा जादू टूटने से यही तात्पर्य है, उषा का जादू टूटने से, अर्थात सूर्योदय होने से पहले प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष आकर्षण रहता है और सूर्य उदय होने के बाद वो जादू टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है? कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि ने कहा ना कि पंक्तियाँ आई थी लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से। देखिए, उषा काल में जब धुंधले आसमान में, जब आसमान का रंग धुंधला धुंधला काला काला सा दिखाई देता है तो सूर्य की हल्की धुंधले धुंधले आसमान के रंग पर, ठीक है, हल्के नीले काले रंग पर सूर्य की हल्की हल्की लाल किरणें फैलने लगती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कवि ने कहा है लाल केसर का जैसा फैलना बताया है। कुछ क्षण बाद जब आकाश राख के रंग का लगता है तब सूर्य की लाल किरणें कुछ अधिक उभरने लगती हैं। उसी दृश्य के लिए कवि ने कहा है कि लाल खड़िया चाक को आकाश रूपी स्लेट पर मसलने जैसा बताया गया है। कवि ने कहा है कि लाल केसर तथा लाल खड़िया के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये बताना चाह रहे हैं कि लाल, जैसे ही कवि कहता है कि उषा काल में जब धुंधले आसमान में सूर्य की पहली लाल किरणों के फैलने लगती है तो उससे कवि ने बताया कि लाल केसर का फैलना बताया है कि आसमान का रंग हल्का हल्का लाल लाल दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणों के कुछ अधिक उभरने से, और जैसे ही सूर्य की अधिक किरणें निकल आती हैं, उभर आती हैं, अर्थात एकदम धूप हो जाती है, तो उसी दृश्य के लिए कवि ने लाल खड़िया चाक को आकाश रूपी काले रंग की स्लेट पर मल दिया हो। उषा कविता में कवि का क्या संदेश है, या उषा कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस कविता के पीछे कवि का क्या संदेश है
उषा कविता में कवि ने हमें संदेश दिया है कि प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में, प्रातःकाल सुबह के समय प्रकृति परिवेश में जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को गतिशील एवं जीवंत रखना चाहिए। हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें जीवन में अभ्युदय के लिए प्रयास करना चाहिए और खुशियों से पुलकित रहना चाहिए। कवि क्या कह रहा है? उषा कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाह रहा है कि जैसे प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह सुबह के समय गतिशीलता आ जाती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की गतिशीलता एवं को जीवंत रखना चाहिए। हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें जीवन में अभ्युदय के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। उषा कविता की किन शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं? उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं देखिए। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता यह है कि इसमें कवि ने परंपरा से हटकर, ठीक है, कवि ने इसमें परंपरा से हटकर नवीन उपमाओं का प्रयोग किया है। उपमा एक मिलती जुलती वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताना या उससे तुलना करना। तो कवि ने क्या कहा है? उषा कविता में कवि ने परंपरा से हटकर नवीन उपमानों का प्रयोग कर पाठकों का रुझान प्रकृति की ओर किया है। रूपक एवं उपमा के द्वारा उषा काल के आकाश एवं चारों ओर आकर्षण दृश्य का बिंब सुंदर शब्द उकेरा है। इसमें शब्दावली अति सरल, सुबोध एवं लघु आकार की है। ठीक है, ये समझ आ गया उषा कविता के कवि की शिल्पगत विशेषताएं। फिर शमशेर बहादुर सिंह ने की उषा कविता का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए बेटा, उषा कविता में कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने प्रातःकालीन प्रकृति का, शमशेर बहादुर ने प्रातःकालीन प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। भोर से पहले सारा परिवेश अंधकार में डूबा रहता है। भोर से पहले, सुबह से पहले सारा परिवेश अंधकार से डूबा रहता है। तब सर्वप्रथम पूर्व दिशा से कुछ हल्का उजाला सा फैलने लगता है। उषा की अरुण किरणें बंद आभा में बिखरने लगती हैं। तब अंधेरा कम होने लगता है। फिर कुछ ही क्षणों बाद वह लालिमा कम हो जाती है तथा कुछ पीला स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगता है। इसके तत्क्षण बाद सूर्य का श्वेत बिंब उभरता है। सूर्य उदय होता है तो उसके प्रकाश से सारे पेड़ पौधे परिवेश सब आलोकित हो जाते हैं। धरती पर नव चेतना का संचार हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद बड़े कराऊंगी। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता किसका वर्णन किया गया है? ऐसे छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा। बताइए, उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? उषा कविता में कवि ने प्राकृतिक परिवेश, भोर के सूर्य उदय होने से पूर्व के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। लाल केसर से धुली काली सिल वाक्य में किस दृश्य का चित्रण है? देखिए, भोर होने पर नीले आकाश में सूर्य की प्रथम लाल किरण फैलने लगती है। अभी पूरी तरह से जब सूर्य उदय नहीं हुआ, वो किरण फैलने लगती है। उस वाक्य को उसी दृश्य में चित्रण किया गया है। ठीक है, उषा कविता में चित्रित किसी घरेलू सामान्य बिंब का उल्लेख कीजिए। देखिए, उषा कविता में घरेलू बिंब का चित्रण भोर का नभ, ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका, और भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है, और क्या बताया? जो अभी अभी गीला पड़ा है। कवि ने प्रातःकाल के नभ को नील शंख जैसा क्यों कहा है? कवि ने प्रातःकाल के नभ को नील शंख जैसा क्यों कहा है?
कुछ अंधेरा, कुछ उजाला एवं स्वच्छ रहने से कवि ने प्रातः के नभ को नील शंख जैसा कहा है। भोर का नभ कैसा चौका बताया गया है। भोर का नभ लाल मिट्टी से लिपा हुआ, अभी कुछ गीला हो, ऐसा चौका बताया गया है। ठीक है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इससे में स्लेट किसे कहा गया। इसमें स्लेट प्रातः काल के धुंधले नीले आकाश के लिए कहा गया है। स्लेट प्रातः काल के धुंधले नीले आकाश के लिए कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भोर के नभ को स्लेट के समान क्यों कहा है। बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है, कवि ने भोर के नभ को स्लेट के समान क्यों कहा है। कवि का रंग काला होता है, उसमें कुछ चमक भी होती है, कुछ गीलापन भी रहता है। भोर का आकाश अंधेरे के कारण कुछ काला, कुछ गीला सा लगता है, उसमें उषाकालीन कुछ चमक भी रहती है। इसी विशेषता के आधार पर कवि ने उसे स्लेट के समान बताया है। ठीक है। काली सिल और स्लेट का उपमान देकर कवि क्या कहना चाहता है। काली सिल और स्लेट का उपमान देकर कवि क्या कहना चाहता है। देखिए प्रातः काल के काले नीले एवं स्वच्छ चमकदार आकाश पर सूर्य की लाल किरणें बिखरती हैं। उस दृश्य को अति रम्यता बनाने के लिए कवि ने इस तरह का उपमान दिया है। अर्थात कवि ने भोर के आकाश की प्राकृतिक शोभा का निरूपित करके तथा उसकी सुरम्यता बताने के लिए कवि ने एकदम नए उपमानों का प्रयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, भाषा बिंब और लय का अद्भुत संयोग। भाषा बिंब और लय का अद्भुत संयोग कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा में लक्षित है। इस कथन के आधार पर शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा किए गए उपमानों को लिखिए या उषा कविता में प्रयुक्त उपमान का वर्णन कीजिए। देखिए कवि क्या कह रहा है। उषा कविता में कवि ने उषा को सुंदर एवं चतुर गृहिणी बताया है। ठीक है। जो सुबह उषा को सुंदर व चतुर गृहिणी बताया है, जो सुबह अपने चौके में लाल मिट्टी से लीपती है, प्रातः नीले आकाश में उगते हुए सूर्य की किसी भी झिलमिल गौर देह का अपमान चित्रित किया गया है। इसमें आकाश को स्लेट और लाल किरणों को लाल खड़िया के समान कहा गया है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, उषा का जादू क्यों टूटता है। प्रातःकालीन मनोरम अरुणाचल आभा के बाद जब सूर्य उदित होता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि पल पल बदलते रंगों का अभाव, प्राकृतिक परिवेश में चमत्कारिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। सूर्य के प्रवेश से प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत काली मिल जाए लाल केसर से जैसे धुल गई हो। कवि क्या कह रहे हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। देखिए क्या कहा कवि ने। कवि बताता है कि कवि ने कहा कि काली सिल और लाल केसर का उपमान नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। उषा काल में आकाश में धुल जाने पर कालीमा हट जाने का वर्णन सर्वथा नए बिंब रूप को दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा कविता का प्रतिपाद एवं मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उषा कविता का मूल भाव भोर के प्राकृतिक सौंदर्य के पल पल बदलते रूप का चित्रण है। भोर के प्राकृतिक सौंदर्य के पल पल बदलते रूप का चित्रण करता है। कवि ने प्रातःकालीन
सूर्योदय के मनोरम दृश्य का स्वयं मूक दृष्टा दर्शाया है तथा प्रकृति के सूर्य उदय होने से पूर्व का जो वातावरण है उसका मनोरम वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। ठीक है, कि सूर्य उदय होने से पूर्व प्रकृति का सौंदर्य कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। आकाश का रंग नीले शंख जैसा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने अभी अभी अपना चौका लिपा हो और जो अभी गीला है। ठीक है, उषा कविता में कवि ने किस तरह के बिंब उभारे हैं। इसमें आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। ठीक है, एवं बहुत काली सिल या सिलबट्टा या स्लेट और सूर्य की लाल किरणों को लाल खड़िया चाक की रेखाएं बताकर सुंदर वर्णन किया है। ठीक है बेटे, मैंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा, डेली का वर्क आप डेली करिए जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो। और कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं गद्य खंड का चैप्टर स्टार्ट करूँगी। पोएम आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो गई हैं बेटा। ओके, कल हम गद्य खंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे भय कहानी को आप एक बार खुद अपनी बुक से रीड करके आना, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ओके बेटा, बस ये है कि आप डेली का वर्क डेली करते जाएं, डेली की वीडियो डेली सुने। ठीक है, जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें, जिससे हमें ये पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ओके, थैंक यू।